नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने यूपी के राजनीतिक समीकरण को बदला। यूपी में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी अब फ्रंट फुट पर। यूपी में कांग्रेस को सपा ने झटका देना शुरू कर दिया है। बिना गठबंधन फाइनल किए हैं प्रत्याशी। सपा ने करहल सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बदल चुके हैं समीकरण। अब सपा केवल एक सीट देगी। सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार सपा कांग्रेस को एक सीट देने पर कर रही है विचार। फूलपुर सीट का ही केवल प्रस्ताव दे सकती है समाजवादी पार्टी। तो बिना गठबंधन फाइनल किए प्रत्याशी उतार दिया गया है। तो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधान उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस को मिली हार के बाद अब समाजवादी पार्टी एक अलग रुख में नजर आ रही है। बिना राय विचार किए उन्होंने प्रत्याशी भी उतार दिया है। तो सपा कांग्रेस को झटका देती हुई नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद फूलपुर सीट का ही केवल प्रस्ताव दे सकती है समाजवादी पार्टी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस का हाल और भी बदतर होता हुआ गठबंधन में नजर आएगा। तो हार ने यूपी के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। यूपी में गठबंधन को लेकर समाजवादी अब फ्रंट फुट पर नजर आएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहने पर अब समाजवादी पार्टी बिना राय विचार के करहल सीट पर अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सूबे की सियासत तेज है। अब समीकरण बदल चुके हैं। गठबंधन में केवल एक सीट देने की बात की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि खबर ऐसी है कि समाजवादी पार्टी को केवल एक सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दिया जाएगा। तो राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन के तहत सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हरियाणा में चुनावी हार के बाद समाजवादी पार्टी का ये अहम कदम माना जा रहा है। तो यूपी में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आएगी। लगातार कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें मांगी जा रही थी। इतना ही नहीं, मिल्कीपुर सीट पर भी लगातार कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी, अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी बेहद अलग तेवर में नजर आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब बिल्कुल ही समीकरण बदल गए हैं। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक झटका लगा है, कांग्रेस हार चुकी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी एक अलग तेवर में नजर आ रही है। जी बिल्कुल श्रुति, हरियाणा चुनाव कहीं न कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, वह भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा, यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाया, और इसके पहले की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, दोनों दलों को काफी सफलता मिली थी। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में 5 सीटों की डिमांड किया था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ठेला दिखाया, और इसके पीछे अब यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर गठबंधन किया होता कांग्रेस ने हरियाणा में तो बड़ी सफलता हाथ लगती। लेकिन अब जिस तरह से परिणाम आए, नतीजे आए, इसका असर भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, वो भी संबंधों पर। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने जो है अपना फलसफा जो था उसको चेंज करने का मन बना लिया है। करहल सीट पर तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। अयोध्या सीट पर, अम्बेडकर नगर सीट पर
9 ऐसी सीटें हैं जहां पर करीब करीब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है और ऐलान अभी बाकी है। फूलपुर सीट कांग्रेस को देने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर दोनों में सहमत न बनी तो जल्द ही समाजवादी पार्टी फूलपुर पर भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। और जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं का हरियाणा चुनाव में गठबंधन को लेकर जो बयान आया था, चाहे दीपेंद्र हुड्डा के बयान को अगर गौर किया जाए तो उन्होंने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। इससे बिल्कुल आसिफ, लगातार ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हरियाणा में भी 5 सीटें मांगी जा रही थी। अब कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और 5 सीटें मांगी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है 1 सीट। तो क्या टिट फॉर टैट करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी कांग्रेस के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाने में इस परिणाम को लेकर चौकन्ना भी है और सूत्रों का यह भी कहना है कि यहाँ पर हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को डिफीट हुई, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं खुशी है और यह कहने की जो है यह गुपचुप तरीके से यह एक दूसरे में चर्चा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया, उसी का फल कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में मिला। अब अगर सीटों की बात करें तो सीटों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से मुस्तैद कर रहे हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया था कांग्रेस ने, अब यूपी के उपचुनाव में समाजवादी कहीं न कहीं अपना बदला पूरा करना चाहती है और यही वजह है कि सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन इसका असर समझिए कि अगर समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि हरियाणा की तरह यूपी के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को झटका देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं जो कॉम्बिनेशन है बिगड़ सकता है, जो वोटर है उनका ध्यान भी भटक सकता है और सीधे तौर पर बीजेपी को सफलता हाथ लग सकती है। तो यहाँ पर कांग्रेस पर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो काफी पेचीदा हो चुका है और पेचीदा इसलिए भी कहेंगे कि अगर बसपा प्रमुख मायावती 10 सीटों पर चुनाव लड़ाती है तो वो भी नुकसान करेंगी, अगर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान के रूप में देखा जा सकता है और साफ फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरह से बिल्कुल आसिफ, अगर कांग्रेस अकेले ही चुनावी दंगल में उतरेगी तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा है आज। अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था पर करेंगे समीक्षा बैठक। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा है आज, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। अफसरों के साथ अहम बैठक मानी जा रही है, कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में पहुंचेंगे बलरामपुर, अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सक्रिय नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समीक्षा बैठक की जाएगी। तो आज बलरामपुर का दौरा है, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में कई अफसर मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अशोक, कितनी देर में बलरामपुर पहुंचेंगे और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम? 2:55 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होकर 3:45 पर बलरामपुर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जहां से वो कार के माध्यम से कलेक्ट्रेट सभागार में 3:55 पर जाएंगे और 4 बजे के आसपास जनप्रतिनिधियों और जिला के आला अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक करेंगे। जिले में हो रहे विकास के कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही बलरामपुर जिले में देवी पाटन मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि कई मठों में से योगी आदित्यनाथ का ये भी मठ माना जा रहा है। हालांकि नवरात्रि के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को इस मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। बिल्कुल अशोक, कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सजग रहते हैं और कानून व्यवस्था में ढीलापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे में बलरामपुर की कानून व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ वहां की स्थिति? इस स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर जिले में जब से डीएम पवन अग्रवाल ने कमान संभाला है, हालांकि भू माफियाओं और दबंगों पर लगातार लगाम कसते हुए नजर आ रहे हैं। वही पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक भी थानों की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और पुलिस विभाग में भी लगातार जिस तरह से कमियां पाई जाती है, पुलिस महकमे में भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी कमियां होती है जिले के आला अधिकारी डीएम एसपी के द्वारा, वो निरंतर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल अशोक, आज बलरामपुर का बेहद अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है इस बैठक में आपको बताना चाहूंगा कि ये बैठक जनप्रतिनिधियों और जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। जिले में जिस तरह से हो रहे विकास के कार्यों को लेकर के, जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, उसको लेकर के लगातार बैठक की जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से जिले के आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों को पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर का दौरा कर रहे हैं, हालांकि विभागीय अधिकारी जो भी है वो लगातार जो काम है, भ्रष्टाचार है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हालांकि एक वीडियो अभी हाल ही में देखा गया है कि देर रात तक के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जर्जर रोड को बनाते हुए नजर आए हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निगाह उनकी कहीं ना कहीं ये इस रोड से दौड़ा न कर जाए, जिससे कहीं ना कहीं फंसे हुए अधिकारी नजर आए। तो लगातार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी देर रात तक सड़कों पर लगातार काम करते हुए नजर आए। हालांकि मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में 3-4 दिनों से जब पता चला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, तो वहां पर लगातार सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है और सफाई की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अशोक की लगातार रोड का मरम्मत किया जा रहा है, सड़कों का मरम्मत किया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि वीडियो भी सामने आए, तो प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि आखिर जब दौरा है तभी मरम्मत का ध्यान, सड़कों को सुदृढ़ करने का ध्यान उन्हें क्यों आया? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से सफाई दी जा रही है इस पूरे मामले पर? ये सबसे बड़ा है कि जिले में जो रोड है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश प्रदेश में ढिढोरा पीट रहे हैं। हालांकि यहाँ के योजनाओं पर, विकास के कार्यों पर लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, विकास करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार अफसर इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बलरामपुर एक पिछड़ा हुआ जिला है, नेपाल से सटा हुआ जिला है। हालांकि यहाँ पर सड़कें की बात की जाए तो सड़कें कहीं ना कहीं जर्जर नजर आती हैं। यहाँ गड्ढे में सड़क नहीं है, सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं। और अभी बात की जाए उसरोला की, तो उसरोला में भी बहुत सारी सड़कें हैं। हालांकि रेहरा बाजार से लेकर साजिला नगर तक सड़कें जो है वो पूरी तरह से जर्जर है। अगर महुआ की बात की जाए तो उसरोला क्षेत्र में, महुआ बाजार में भी सड़कें जर्जर है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता इसमें शामिल है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के इस पर जोर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है इस पर। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा बैठक करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे अशोक, और इसी कानून व्यवस्था पर सियासत भी खूब की जाती है। क्या कुछ इस पूरे कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी भी सामने आती है बलरामपुर में? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से पुलिस अधीक्षक विकास कुमार आए हैं, लगातार अगर अपराधों की सिलसिला कहें तो वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है।
और कहीं ना कहीं जब मीडिया में खबरें चलती हैं, प्रकाशित होती हैं, तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं पत्रकारों से अपराध को छुपाने की कोशिश बहुत की जा रही शुक्रिया है। अशोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। लखनऊ में डेंगू का कहर, एक दिन में 52 मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई है। 3 दिन में 505 केस हुए हैं रिपोर्ट। मलेरिया और चिकुनगुनिया के भी मिल रहे हैं मरीज। तो लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है। एक दिन में 52 मरीजों की पुष्टि हुई है। चिकुनगुनिया के भी मरीज मिल रहे हैं लगातार। 3 दिन में 505 केस दर्ज हुए हैं। तो लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर जारी है। एक दिन में 52 मरीजों की पुष्टि हुई है। 3 दिन में 505 केस दर्ज किए गए। वहीं आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरातत्व अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजकुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। बीजेपी नेता के घर जाकर धमकी देने का यह पूरा मामला। राजकुमार पटेल का नाम लेकर धमकाने का आरोप लगाया गया है। शिकायती पत्र वापस लेने की भी धमकी दी जा रही है। बीजेपी नेता से अभद्र भाषा का इस्तेमाल। तो राजकुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। पुरातत्व अधीक्षक हैं राजकुमार पटेल, जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये मुकदमा भाजपा के नेता अशफाक सैफी ने करवाया है। बीजेपी नेता के अनुसार घर जाकर उन्हें धमकी दिया जा रहा है। तो राजकुमार पटेल का नाम लेकर धमकाने का ये पूरा आरोप है। शिकायती पत्र वापस लेने की भी धमकी दी जा रही है। बीजेपी नेता से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। पुरातत्व अधीक्षक के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राजकुमार पटेल के खिलाफ यह मुकदमा, शिकायती पत्र वापस लेने की भी धमकी दी जा रही है। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता अशफाक सैफी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशफाक आपका। धन्यवाद। क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि पुरातत्व अधीक्षक के खिलाफ आपने ये मुकदमा दर्ज करवाया? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने आगरा में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, सिकंदरा, अहमदौला आदि इमारतों को देखने के लिए देश देश के पर्यटक आते हैं जी। वहाँ स्थिति ये है, पर्यटकों पर बंदर हमला कर देते हैं, ताजमहल के ऊपर पेड़ उगाते हैं, लोग वहाँ टॉयलेट कर रहे हैं खुले में, और के फतेहपुर सीकरी के अंदर जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये प्रतिबंधित है कि वहाँ पर कोई भी अंदर दुकान नहीं लगेगी। वहाँ पर दुकानें लगाई जा रही है, मीट की बिरयानी बेची जा रही है, और जो मजार पर फूल चढ़ाए जाते हैं, चादर चढ़ाई जाती है, वो वहाँ बिक रही है। प्रतिबंधित तम्बाकू और मसाले बिक रहे हैं, पानी के पाउच बिक रहे हैं, वहीं गंदगी हो रही है, और अन्य अन्य सामान जो बेचने की दुकानें हैं लगी हुई है। ऐसे ही फतेहपुर सीकरी की और क्या नाम है आपका ताजमहल की स्थिति है। इन सबको लेकर एक शिकायत हमने 22 सितंबर को महानिदेशक ASI को की थी। श्री रावत जी, यदुवीर सिंह रावत जी हैं, उनको की थी कि इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, और क्योंकि आगरे की छवि धूमिल हो रही है, वो ठीक होनी चाहिए, और दोषियों की कार्रवाई हो। इसको लेकर यहाँ के जो अधीक्षक पुरातत्व वृंद श्री डॉक्टर राजकुमार पटेल जी हैं, वो इतने कुपित हो गए कि 6 तारीख को मेरे यहाँ
तो लोगों को भेजा और उन्होंने कहा कि भाई आपने जो शिकायत की है उस शिकायत को वापस ले लो, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहो। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते नहीं हो कि डॉक्टर साहब जो हैं उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि जो करना है वो करे, मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूंगा। और जब ऐसी जांच है, जांच होने के लिए इंतजार कीजिए। इस पर वो बहुत गुस्सा है और मुझे जान से मारने की, मेरे परिवार को सवाल देगी, धमकी देने लगे। मुझे खतरा है श्री डॉक्टर राजकुमार पटेल जी से, वो मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरे साथ कोई भी गंभीर घटना को अंजाम लगा सकते हैं। क्योंकि उनके जो कुछ लोग हैं, मैंने उन पर भी शिकायत में कहा है कि भाई जो ठेकेदार जो है उनके अपने खास, उन ठेकेदारों को उस निर्माण करने के लिए वो देते हैं और वही ठेकेदारों पर जो अंकुश लग रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो क्योंकि ये सब अधीक्षण प्राधिकरण के संरक्षण में हो रहा है। आप देखिए आगरा की शाही जमा मस्जिद एक इबादत गाह है, वहां पर फिल्मी गानों की शूटिंग ये लोग करा रहे हैं और जिससे एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसका इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी प्रकार से शू कवर जो खरीदे जाते हैं वो लाखों के शू कवर खरीदे जा रहे हैं। आप ताजमहल अशफाक जी, आपने प्रशासन मुकदमा दर्ज करवा दिया है, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार का आपके ऊपर हम हमला नहीं होने देंगे और जांच में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अशफाक जी हमारे साथ जुड़। तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबरें बढ़ते आगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद किसने क्या कहा है, चलिए आपको ये सुनवाते हैं। जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले 2 समय के शासनकाल में 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम की थी उस पर विश्वास किया और लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने दी है। उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई और वहां के जितने विजयी हमारे विधायकों को भी बहुत बहुत बधाई। कल तीसरी बार लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। तो एक बात स्पष्ट है कि जो लोग लगातार एक पार्टी के विरोध में, देश के विरोध में और देश के अलग अलग तबकों के विरोध में झूठ परोसने का काम कर रहे थे, आज वो सारे झूठे नैरेटिव्स को भी ध्वस्त करने का काम हरियाणा की जनता के द्वारा किया गया है। पर ये दुख की बात है कि केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस प्रकार से समाज को बांटने की बात, जिस प्रकार से समाज में विभाजन पैदा करने की बात और जिस प्रकार से एक वोट बैंक को एक करने के लिए हिंदू आस्था पर लगातार चोट करने की बात कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने की, उसको भी एक करारा जवाब मिला है। पर कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम एक बीजेपी को हराने के लिए देश के खिलाफ जो ताकतें काम करती है उसके समर्थन में भी उतर आने को तैयार है। मैं हरियाणा की जनता का तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतिहास रचा है। भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश दिया है उन्होंने तीसरी बार। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा है और आप देखिएगा हरियाणा यूं ही अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जीत में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित भाई शाह और हरियाणा के हमारे चीफ मिनिस्टर सैनी जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये जीत वहाँ के यानी डेडिकेशन ऑफ अवर कार्यकर्ता और कंटिन्यूसली द डेवलपमेंट जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के 10 साल से डबल इंजन की सरकार मोदी जी के कार्यकाल में जो हो रही है,
इसीलिए लोगों ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और हरियाणा में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 10 साल के बाद भी मिली। इससे मैंने लोगों ने कांग्रेस को कहाँ पे भी वोट नहीं किया, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर विश्वास करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत बड़ी जीत थी। हम समझे थे, एग्जिट पोल्स हर जगह हमको बताए थे, वो क्या हुआ, कई को आना हुआ, इसके ऊपर बराबर हाईकमांड मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल इस पे सर्वे करेंगे। रीजन क्या है? राहुल गांधी भी रहे, प्रियंका गांधी भी रहे, सभी लोग गए वहां का। हवा भी, मैं भी गया 2 रोज के वास्ते, हवा तो अच्छा ही था। अब के बाद कांग्रेस को आता बोल के सभी लोग बोले, मगर ये रिजल्ट देखने के बाद कहां गलती हुआ इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर बैठना, क्या क्या गलतियां करे, कई को अवाम अपने को वोट नहीं डाले, इसके ऊपर चर्चा करना, ताकि आने वाले दिनों में, क्यों तो वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत लीडर था, 2 मरतबा सीएम था, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे बोल के समझे थे। मगर रिजल्ट वही जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी गए, और कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के बाद वहां पर भी जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश का हिस्सा बोले। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मंडल तक अपने उत्साह के साथ इस विजय जश्न को मनाने का जो निर्देश जारी किया था, हम सब आतिशबाजी के साथ आज भाजपा की भारी जीत के लिए, हरियाणा के जीत नहीं है, वास्तव में सच्चे अर्थों में जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि गीता की धरती पे सत्य की जीत हुई है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को, माननीय एचएन साहब को, जिनके नेतृत्व में आज किसान, जवान, गरीब, युवा, महिला सब हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कभी वो ईवीएम पे करते हैं, अगर ईवीएम काम नहीं करे तो जेएनके में कैसे कर गए काम? जब वो हारते हैं देन दे आर फाइंडिंग फॉल्ट, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, कभी वो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के साथ। दे आर बैड लूजर्स। पहले तो उन्होंने जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको घटिया बनाया ज्यादा। उस दिन खड़गे जी ने क्या बोला, हमें उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, सो ही नीडेड मेडिकल चेकअप, और उसमें पता नहीं क्या क्या बोल गए। एक मीटिंग में कह गए कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद भी बढ़ जाएगा। तो इनका अभी आई थिंक वो जनता से जो जवाब दिया है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। repeatedly rejected by the people and फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।